स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो है तो बहुत कॉमन, पर लोग अक्सर इस पर बात करने में हिचकिचाते हैं। मूत्र असंयम या जिसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास ना इस पर जानकारी का एक अच्छा स्रोत है, एक तरह का चार्ट या खाका समझिए, जो इसके अलग अलग पहलू दिखाता है। तो आज हम इसी के बेसिस पर थोड़ी गहराई में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्या, कितने तरह की होती है, क्यों होती है, और हाँ, इलाज क्या है। और ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, जैसा कि वो स्रोत भी बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का टाइटल ही देखिए, मिश्रित असंयम लिखा है। मतलब कई बार लोगों को एक से ज्यादा तरह की प्रॉब्लम एक साथ होती है, खासतौर पर स्ट्रेस और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का कॉम्बिनेशन। अच्छा। पर हाँ, इस मिक्स को समझने के लिए पहले इसके अलग अलग हिस्सों को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो चलिए स्रोत में जो पहला टाइप दिया है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, उसी से शुरू करते हैं। अब ये स्ट्रेस सुनकर तो लगता है जैसे टेंशन वाला स्ट्रेस, पर शायद यहाँ मतलब कुछ और है। हाँ, यहाँ मतलब मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं है। ये है फिजिकल स्ट्रेस, मतलब शारीरिक दबाव। स्रोत ये बताता है कि इसकी जड़ में आउटलेट की अक्षमता है, मतलब जो ब्लैडर का निकास है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता, या कहिए स्फिंक्टर की कमी। स्फिंक्टर वो वाल्व है जो पेशाब को रोकता है। अच्छा, वो वाल्व। हाँ, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में वो कंट्रोल, वो वाल्व कमजोर हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है? जब भी पेट पर दबाव पड़ता है, जैसे खांसी आई, छींक आई या कोई वजन उठाया, हाँ, तो वो कमजोर वाल्व प्रेशर झेल नहीं पाता और यूरिन लीक हो जाता है। स्रोत में वो ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट का जिक्र भी है। वो इसीलिए होता है, देखते हैं कि दबाव पड़ने पर लीक हो रहा है या नहीं। अच्छा। तो ये वाल्व कमजोर क्यों हो जाता है? मतलब कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें ये हो सकता है? स्रोत में कुछ बताया है? जी, स्रोत कुछ कॉमन वजह बताता है, जैसे मोटापा, शरीर का ज्यादा वजन पेल्विक एरिया पर लगातार दबाव डालता है। फिर प्रेगनेंसी है, और खासकर नॉर्मल मतलब योनि प्रसव। डिलीवरी के दौरान मांसपेशियां और नसें खिंच सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं। पुरुषों में भी होता है। प्रोस्टेट सर्जरी के बाद ये देखा जा सकता है, क्योंकि सर्जरी से स्फिंक्टर के आसपास की बनावट पर असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें उस सपोर्ट सिस्टम को वीक कर सकती हैं जो ब्लैडर और मूत्र मार्ग को अपनी जगह रखता है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र की बात नहीं है, इन खास वजहों से भी हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो स्रोत के हिसाब से क्या ऑप्शंस है, इलाज है इसका? हाँ बिल्कुल, स्रोत कुछ मेन ट्रीटमेंट्स बताता है। सबसे पहला और अहम है पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग करना। ये वही मसल्स हैं जो ब्लैडर वगैरह को सपोर्ट देती हैं। इसके लिए वो कीगल एक्सरसाइज होती हैं। हाँ, सुना है मैंने कीगल के बारे में। जी, वो सीधे उस फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। फिर अगर मोटापा है तो वजन कम करना, इससे वो लगातार वाला प्रेशर कम हो जाता है। सही बात है। एक और ऑप्शन है पेसरीज। ये छोटे डिवाइस होते हैं जिन्हें यूनी में फिट किया जाता है ताकि मूत्र मार्ग को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। ओके, तो स्ट्रेस वाले में मेन प्रॉब्लम हुई शारीरिक दबाव और कमजोर वाल्व। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर जो स्रोत में है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। ये स्ट्रेस वाले से कैसे अलग है? क्या इसमें भी वाल्व की दिक्कत है? नहीं, अर्जेंसी की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रॉब्लम स्रोत के अनुसार ब्लैडर की मसल में है। उसे डेट्रूजर मसल कहते हैं। ये वो मसल है जो सिकुड़कर पेशाब को बाहर निकालती है। अच्छा। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में ये मसल ओवर एक्टिव हो जाती है, मतलब बिना जरूरत के या बहुत ज्यादा तेजी से अचानक सिकुड़ जाती है। इसे आप एक तरह का फॉल्स अलार्म समझ लीजिए। फॉल्स अलार्म। हाँ, तो नतीजा क्या होता है? पेशाब करने की एकदम तेज बेकाबू इच्छा होती है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर टॉयलेट तक पहुंचने से पहले ही यूरिन लीक हो जाता है। स्रोत में लिखा है ना, लीक विद अर्ज टू वॉइड इमीडिएटली। ओह, ये तो काफी परेशान करने वाली बात लगती है, एकदम अचानक से। क्या स्रोत बताता है कि ये मसल ऐसे ओवर एक्टिव क्यों हो जाती है? कोई खास वजह? स्रोत एक मुख्य कारण बताता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा, इन्फेक्शन। हाँ, जब ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो सूजन या जलन हो सकती है, और ये जलन डिट्रूसर मसल को इरिटेट कर सकती है, जिससे वो ओवर एक्टिव हो जाती है। हालांकि कई बार कोई साफ वजह पता भी नहीं चलती। और इसके लिए इलाज क्या है? क्या कीगल यहाँ भी काम आते हैं? स्रोत कहता है कि कीगल यहाँ भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, शायद, क्योंकि मजबूत पेल्विक मसल्स अनचाहे कॉन्ट्रैक्शंस को दबाने में हेल्प करें। पर मेन इलाज अलग है। एक तरीका है ब्लैडर ट्रेनिंग। इसमें मरीज को धीरे धीरे पेशाब रोकने की कैपेसिटी बढ़ाना सिखाते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग, वो कैसे?
उसमें कई चीजें हैं, जैसे टाइम पर यूरिन जाना, चाहे इच्छा हो या ना हो, एक रूटीन बनाना। जब तेज इच्छा हो तो ध्यान भटकाने की टेक्निक्स यूज करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। दवाओं में स्रोत एंटी मस्करिनिक्स ग्रुप की दवाओं का जिक्र करता है, जैसे ऑक्सीब्यूटिनिन। ये दवाएं क्या करती हैं कि डेट्रूजर मसल को शांत करती हैं, उसकी ओवर एक्टिविटी कम करती हैं। एक और दवा मिराबेग्रोन का भी नाम है, वो अलग तरह से काम करके ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करती है। ओके, तो स्ट्रेस वाले में फोकस था रोकने वाले वाल्व पर, और अर्जेंसी में फोकस है खाली करने वाली मसल के बेवक्त काम करने पर। ये फर्क समझना जरूरी है। अब स्रोत में एक तीसरा टाइप भी है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये क्या चीज है? नाम से तो लग रहा है कुछ ओवरफ्लो हो रहा है। बिल्कुल सही समझिए आप। ओवरफ्लो का मतलब है जब ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, उसमें पेशाब जमा होता रहता है, और जब ब्लैडर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भर जाता है, अच्छा। तो अंदर प्रेशर इतना बढ़ता है कि पेशाब अपने आप रिसने लगता है, टपकता रहता है, जैसे कोई बर्तन लबालब भर जाए और छलकने लगे। ओह, ड्रिबलिंग जैसा? हाँ, अक्सर लगातार ड्रिबलिंग होती है। स्रोत बताता है कि इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। या तो डिट्रूसर मसल, जो खाली करने वाली मसल है, वो बहुत कमजोर है, ठीक से सिकुड़ नहीं पा रही, इसे कहते हैं डिट्रूसर अंडर एक्टिविटी। या फिर ब्लैडर के निकास के रास्ते में कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो पेशाब को बाहर नहीं निकलने दे रही। मतलब या तो पंप कमजोर है या पाइप ब्लॉक है। हाँ। और ये पता कैसे लगाते हैं कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो रहा? हाँ, तो इसके लिए स्रोत में पोस्ट वॉइड रेसिडुअल या पीवीआर की जांच का जिक्र है। मतलब पेशाब करने के बाद चेक करते हैं कि ब्लैडर में कितना यूरिन बाकी रह गया। कैसे चेक करते हैं? ये कैथेटर डालकर भी कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड से। अगर ज्यादा यूरिन बचा हुआ मिल रहा है तो ये ओवरफ्लो की तरफ इशारा करता है। और ये रुकावट या मसल की कमजोरी क्यों होती है? मतलब कौन सी कंडीशंस है जिनमें ये हो सकता है? स्रोत कुछ मुख्य स्थितियों का जिक्र करता है। एक है पॉलीयूरिया, यानी बहुत ज्यादा पेशाब बनना, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में होता है। हाँ, जब पेशाब इतना बन रहा है कि ब्लैडर हैंडल नहीं कर पा रहा। दूसरा, जैसा मैंने कहा, ब्लैडर आउटलेट में रुकावट। पुरुषों में सबसे कॉमन कारण है बीपीएच, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना। वो मूत्र मार्ग को दबा देती है। हाँ, बीपीएच तो काफी कॉमन है। जी। और तीसरा, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हों जो ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसों को डैमेज कर दें। इससे डिट्रूसर मसल ठीक से काम नहीं कर पाती। समझ गए। तो अगर ब्लैडर खाली ही नहीं हो रहा तो इसका इलाज कैसे होता है? क्या इसमें भी एक्सरसाइज या दवाएं हैं? यहाँ इलाज का फोकस बदल जाता है। मेन मकसद होता है ब्लैडर को खाली करने में मदद करना, और अगर रुकावट है तो उसे हटाना। स्रोत बताता है कि एक तरीका है नियमित रूप से कैथेटराइजेशन करना, मतलब एक पतली ट्यूब डालकर ब्लैडर को खाली करना। ये मरीज खुद भी सीख सकते हैं। ओह, सेल्फ कैथेटराइजेशन। जी। और अगर रुकावट है, जैसे बीपीएच, तो उसे हटाने के उपाय करते हैं। दवाएं हैं जैसे अल्फा ब्लॉकर्स। ये प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक की मसल्स को रिलैक्स करके रास्ता खोलती हैं। कुछ केस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये तीनों प्रकार, स्ट्रेस, अर्जेंसी और ओवरफ्लो, वाकई कितने अलग अलग हैं। स्रोत को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कोई एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे अलग अलग कारण हैं, अलग अलग तरीके से ये होती है। कहीं वाल्व की दिक्कत, कहीं मसल की, तो कहीं ब्लैडर खाली न होने की। बिल्कुल। और इसीलिए सही डायग्नोसिस, मतलब सही तरह की पहचान करना इतना ज्यादा जरूरी है। जब तक ये पता न चले कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आउटलेट कमजोर है, डेट्रूसर ओवर एक्टिव है या ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, तब तक सही इलाज चुनना मुश्किल है। सही बात है। ये स्रोत हमें यही समझने में मदद करता है कि हर टाइप के पीछे एक खास मैकेनिज्म है, और इलाज भी उसी मैकेनिज्म को ध्यान में रखकर तय होना चाहिए। जैसे कीगल एक्सरसाइज स्ट्रेस वाले में बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो आउटलेट को सपोर्ट देती हैं, पर शायद ओवरफ्लो में उतनी इफेक्टिव ना हो अगर रुकावट मेन प्रॉब्लम है। आज हमने इस स्रोत के आधार पर मूत्र असंयम के इन मुख्य प्रकारों को काफी अच्छे से समझा। उनके होने के तरीके क्या हैं, उनसे जुड़ी वजहें क्या हैं और उनके लिए क्या क्या इलाज के विकल्प मौजूद हैं। ये जानकारी यकीनन कई लोगों के काम आएगी। हाँ, और एक बात जो आखिर में सोचने वाली है, जो उस पूरी जानकारी से निकल कर आती है, वो ये कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें, जैसे वजन पर कंट्रोल रखना या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना, ये कुछ तरह के इनकॉन्टिनेंस को रोकने या ठीक करने में मदद कर सकती हैं। और साथ ही ये भी कितना ज़रूरी है कि लोग ऐसी मेडिकल कंडीशंस के बारे में खुलकर बात करें, शर्माए नहीं, झिझके नहीं, क्योंकि सही जानकारी और सही टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेने से न सिर्फ प्रॉब्लम का हल निकल सकता है, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है।
इसे सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी संदेश है। इस बेहद जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।